कल के इजलास के दो एंगल है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज ये पैगाम दे रही है कि वो पार्लिमान के साथ खड़े हैं। कल जनरल आसिफ मुनीर भी बड़ा खामोश पैगाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दे रहे हैं, और ये वैसे पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा ही होगा कि फौज पार्लिमान के साथ खड़ी है। जिन 7 जजेस को जिनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया हुआ आज उनकी भी मीटिंग हुई है कि आजाद कश्मीर में एक बस पार्टी जो है वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रही है। फैज साहब के और बाजवा साहब के बड़े दिलदादा थे और अब उन्हें फौज की कोई हिमायत हासिल नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज बरबरा तौर पे हुकूमत ने वाज़े कौमी असेंबली के फ्लोर्स पे ये कह दिया है कि भाई फंड्स का जो बिल है वो मुस्तरद कर दिया गया है, बल्कि और सेकंड ये कि कल इन कैमरा एक इजलास भी तलब कर लिया गया है जिसपे आर्मी चीफ भी होंगे, DGISI भी होंगे और सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। मगर सवाल ये है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के कुछ दिनों बाद ये इन कैमरा इजलास तलब करने की स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को जरूरत क्यों पेश आ गई। आज इसी हवाले से अंदर की अपडेट्स हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलामुअलैकुम सोबिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज हुकूमत ने बड़ा तेजी से काम दिखाया है। पहले तो उन्होंने फंड्स देने से इनकार कर दिया, पहले कायमा कमेटी ने इनकार किया, फिर कौमी असेंबली के फ्लोर पे बिल को मुस्तरद किया गया और अब जो है वो कल इजलास इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया है। तो ये बताएं क्या अहम फैसले किए जाएंगे, और खास तौर पे कुछ दिन पहले ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और अब फिर जरूरत पेश आ गई है। अंदर की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, ये कौमी सलामती की कमेटी का जो इजलास था उसमें पूरी काबीना भी नहीं होती। उसमें जो है वो चंद लोग काबीना के होते हैं और उसके खास मेंबरान हैं, जो जिसमें डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, वो या फाइनेंस मिनिस्टर है, और बाकी अरकान असेंबली भी उसमें मौजूद नहीं होते हैं। उस कौमी सलामती के कमेटी का जो इलामिया था उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुकम्मल ऑपरेशन का ऐलान किया गया था कि एक नया ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब कल के इजलास के दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है उस पर सबको एतमाद में लिया जाए, कौमी असेंबली का इन कैमरा इजलास किया जाए, और पहली दफा तो नहीं हो रहा, बाजवा साहब के दौर में भी होता रहा है, पहले भी होता रहा है। आर्मी चीफ आके जो है DGISI ब्रीफिंग देते रहे हैं, फैज साहब और बाजवा साहब भी देते रहे हैं और सवालों जवाब भी होते रहे हैं। तो कल भी जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है उस पर ब्रीफिंग होगी और उसके बाद अरकान असेंबली सवाल जवाब कर सकेंगे कि ये क्या ऑपरेशन है, ये रद्दुल फसाद से कैसे मुख्तलिफ है, ये ज़र्ब अज़ब से कैसे मुत्तफिक है, मुख्तलिफ है, तो वो सवाल जवाब तो हो सकेंगे। लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। कल आर्मी चीफ और DGISI का कौमी असेंबली में पार्लियामान में इन कैमरा इजलास में शिरकत का मतलब है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज ये पैगाम दे रही है कि वो पार्लिमान के साथ खड़े हैं, अदलिया को पैगाम दे रही है। वो ये खामोश पैगाम सबके लिए है ना। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खामोश पैगाम दे सकते हैं तो फिर सभी खामोश पैगाम दे सकते हैं। ये खामोश पैगाम दे अगर का सिलसिला का हाथ सिर्फ चीफ जस्टिस को तो नहीं आता है, सब खिलाड़ियों को खामोश पैगाम देने का तरीका कार आता है। तो फिर कल जनरल आसिफ मुनीर भी बड़ा खामोश पैगाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दे रहे हैं कि मैं तो पार्लिमान के साथ खड़ा हूँ इस मौके पर। DGISI भी खुला ऐलान करेंगे कल कि जी मैं पार्लिमान के साथ खड़ा हूँ। अब कल चीफ जस्टिस साहब ने एक तरफ तो इन कैमरा इजलास बुलाया हुआ है वो असेंबली के पंजाब के इंतखाबात पर, और आज कौमी असेंबली में पैसे देने से इनकार हो गया है। एक तरफ कल आर्मी चीफ DGISI कौमी असेंबली में मौजूद होंगे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस का इम्तिहान है कि क्या वो हुकूमत को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस देती है। जब वो तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस हुकूमत को दे रहे होंगे कि आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो दूसरी तरफ उनके ज़हन में ये भी तो होगा ना कि फौज तो पार्लिमान के साथ खड़ी है, और ये वैसे पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा ही होगा कि फौज पार्लिमान के साथ खड़ी है।
वरना अदलिया और फौज ने मिलकर हमेशा पार्लियामान को शिकस्त ही दी है और पार्लियामान को ज़ेर ही किया है। बेचारी पार्लियामान को तो पांव तले रोंदा है। ये पहली दफा वो कहते हैं ना 12 साल बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। ये पहली दफा पाकिस्तान की पार्लियामान की सुनी गई है कि आज फौज जो है वो अदलिया के मुकाबले में पार्लियामान के साथ खड़ी हो रही है आकर। दूसरी तरफ कल क्या कर सकते हैं बंदियाल साहब, क्या वो हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस देंगे? वो कहेंगे हमने तो तौहीन की नहीं शहबाज शरीफ ने। वो कहेगा मैंने तो काबीना ने किया है, काबीना कहेगी पार्लियामान ने किया है। तो उमर अता बंदियाल साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। उनके लिए तो बचत एक ही तरीका है कि उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस किए हुए हैं, वो उनको ही ऑर्डर कर दें कि आप पैसे दे दें, या फिर वो जो है फिर एक दफा समाज जो है वो मुलतवी कर दें। नहीं, पैसे लेना चाहेंगे, बगैर पैसों के तो फिर शेड्यूल मुअत्तल हो जाएगा, मुलतवी हो जाएगा ना। तो वो पैसे तो लेना चाहेंगे। मेरे ख्याल में कल पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह सेक्रेटरी फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक से वो पैसे ले लें और उन पैसों को फिर वो इलेक्शन कमीशन को देते हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे कौमी असेंबली ने आज मुस्तरद कर दिया तो वो कैसे देंगे? वो यही कहेंगे कि सेक्रेटरी फाइनेंस को और गवर्नर स्टेट बैंक को कि आप कौमी पूछने के मोहताज ही नहीं है, ये आईनी जरूरत है, आपको डायरेक्ट देने चाहिए इलेक्शन कमीशन के कहने पे। आप इलेक्शन कमीशन को इनकार नहीं कर सकते। जब इलेक्शन कमीशन ने पैसे मांगे हैं तो आपको देने चाहिए। कल वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो जाएंगे बंदियाल साहब। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत फर्म है। गवर्नमेंट ने पैसे नहीं देने हैं, बगैर पैसों के इलेक्शन कराने हैं तो डैम फंड के पैसे दे दें सुप्रीम कोर्ट, और जो उनके पास पैसे हैं वो दे दें। गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं देने हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी बढ़ेगी। अभी बंदियाल साहब जो है वो वापसी का सफर नहीं शुरू किया। जिन 7 जजेस को, जिनमें काजी फायद ईसा, सरदार तारिक, मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल, अमीनुद्दीन और ये सब शामिल हैं 7 सीनियर जजेस जिनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। आज उनकी भी मीटिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि वो खामोश बैठे हैं, उनकी भी मीटिंग हुई है। वहां से भी कुछ चीजें अभी सामने आने वाली हैं, वो भी आएंगी। लिहाजा ये जो खेल है ये अभी जारी है। इसमें हार जीत का भी फैसला नहीं हुआ है। अभी बंदियाल साहब ने हथियार नहीं डाले हैं। ये असेस करना कि जी आज उन्होंने तारीख डाल दी है तो कोई हथियार डाल दिए, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ सब बंदी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कल एक बड़ा अहम दिन है। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब ने वो इन चैम्बर करनी है समाअत, दूसरी तरफ आसिम मुनीर और DGI इस मौके पर कौमी असेंबली में मौजूद होंगे और अरकान पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग दे रहे होंगे जहाँ PTI का कोई रुकन मौजूद। मुजम्मिल साहब ये भी तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो थोड़ा समाअत को लेट करने, पहले अलामिये का इंतजार करने। क्या अलामिया आता है इजलास का? वो तो सिक्योरिटी पे अलामिया होगा ना, कि वो तो दहशतगर्दी, वो कोई इलेक्शन पे अलामिया तो हो ही नहीं सकता। कल तो आर्मी चीफ सिक्योरिटी पे और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पे ब्रीफिंग दे रहे होंगे ना। और नई जो दहशतगर्दी की लहर है इसके ऊपर जो है वो अरकान के सवालों के जवाब दे रहे होंगे। तो वो एलामिया तो सबको पता है, उसका इलेक्शन का में तो उसका कोई जिक्र नहीं। जैसे कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया आया था उसके अंदर भी इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। तो लिहाजा इलेक्शन का तो कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन उनका वहाँ मौजूद होना ही काफी है। अच्छा मुजम्मिल साहब ये बात तो हो गई। ये बताएं कि आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है? जो है तहरीके इंसाफ के जो वजीर आजम थे वो नाअहल हो चुके हैं, सरदार तनवीर इलियास। अब जो है वो पीपल्स पार्टी वहाँ पे सरगर्म हो रही है और इत्तलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम लीग नून का लास्ट टेन्योर था, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो बड़े पेश थे बलोचिस्तान हुकूमत में और उन्होंने वहां पे अपनी हुकूमत बना ली थी, यहाँ पे भी वही जो है वो प्लान दोहराया जा सकता है आजाद कश्मीर में? देखिए तो पहले तो सरदार तनवीर इलियास साहब की बात कर लें। वो एक ATM थे और पहले तो वो फैज साहब के और बाजवा साहब के बड़े दिलदादा थे। लेकिन जिस तरह फौज में रजीम चेंज हो गई है, मुझे लगता है कि रजीम चेंज के बाद नई रजीम ने सरदार तनवीर इलियास को अडॉप्ट नहीं किया है और उनके जो बाजवा साहब के हक में इंटरव्यूज थे ये वो सब खत्म हो गए और अब उन्हें फौज की कोई हिमायत हासिल नहीं रही है। अगर उन्हें फौज की हिमायत हासिल होती तो वो इस तरह नाअहल नहीं हो सकते थे, उनकी अपील सुनी जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जाना जो है एक वाज़ेह पैगाम है
لیکن یہ ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کے اندر بہت دھڑے بندی ہے, گروپ بندی ہے, اور وہاں پر جو یونیفیکیشن نہیں ہے, اقتدار نے انہیں اکٹھا رکھا ہوا تھا. اب اس موقع پر اگر ان کے 8-10 MNA جو ہے وہ ٹوٹ کے پیپل پارٹی کی طرف چلے جائیں تو کھیل ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا ہے. یہ بہت ٹف کانٹیسٹ ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس سیٹس زیادہ ہیں اور اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی نیازی صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے مضبوط امیدوار نہیں ہیں, وہ کوئی آزاد کشمیر کے بڑے سیاستدان نہیں ہیں جن کے ارد گرد سب کچھ جمع ہو جائے. لہٰذا میرے خیال میں وہ اگلے 2-3 دنوں میں بہت دلچسپ کھیل ہوگا اور پیپلز پارٹی وہاں پہ اپنا وزیر اعظم لا سکتی ہے. اور یہ کہنا کو بعد از مکان, لیکن اب میرے خیال میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کتنے MNA ٹوٹتے ہیں اور سردار تنویر الیاس اب اپنا کیا دھڑا لے کر چلتے ہیں. کیا وہ قیوم نیازی کی حمایت شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آج تک تو وہ اس کوشش میں تھے کہ بحال ہو جائیں. اور صاحب آصف علی زرداری صاحب تو جو ہے مفاہمت کی سیاست کے ماہر ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب کی ساری مفاہمت کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, وہ اکیلے نہ کوئی حکومت الٹ سکتے ہیں نہ کوئی حکومت بنا سکتے ہیں. انہوں نے جب بھی کوئی مارکا کیا ہے اس مارکے میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ان کے ساتھ تھا. آپ پنجاب میں دیکھیں, وہ پرویز الہی کو پھر نہیں روک سکے تھے. جب باجوہ صاحب نے پرویز الہی کو فون کر دیا تھا تو زرداری صاحب کی مفاہمت کی ساری سیاست فلاپ ہو گئی تھی, کیونکہ پیچھے سے باجوہ صاحب کا ہاتھ نکل گیا تھا اور وہ پنجاب میں چینج چاہ رہے تھے. تو اس لیے زرداری صاحب کو ہم اتنا زیادہ بادشاہ گر وہ تبھی ہیں جب ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لانا چاہے گی تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن ابھی جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ابھی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, ارکان سے رابطے کیے جا رہے ہیں. ابھی وہاں پیپل پارٹی نے اپنا امیدوار بھی فائنل نہیں کیا ہے. یہ دیکھنے کی بات ہے کہ مسلم لیگ اپوزیشن کا متفقہ امیدوار کون بن سکتا ہے, اس کو سب لے کے چل سکتے ہیں اور کون آگے ووٹ توڑ سکتا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں اگلے 48-72 گھنٹے میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. آج تک تو سب کو یہ بھی امید تھی کہ کہیں سردار تنویر الیاس صاحب کو معافی نہ مل جائے, لیکن انہیں معافی نہیں ملی. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی اپڈیٹ سے آگاہ کیا. مزمل صاحب کے مطابق اس وقت تاریخ میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پارلیمان کے ساتھ کھڑی ہے اور کل کا دن بہت اہم ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.